हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे, मुद्रा और बैंकिंग, जिसमें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुद्रा के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे मुद्रा पूर्ति की और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा उच्च शक्तिशाली मुद्रा के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, और वो है आपके पास मुद्रा। पहला क्वेश्चन ये आता है कि मुद्रा यानी कि मनी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहां पर दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम उस समय की बात करेंगे जब हमारे पास मुद्रा नहीं थी, तो उस समय विनिमय कैसे किया जाता था, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास मुद्रा हो गई तो हम किस प्रकार से विनिमय करते आ रहे हैं। मैंने सबसे पहले यहां पर लिखा वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे आप बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोलते थे। तो जब हमारे पास मुद्रा नहीं था तो उस टाइम पर विनिमय करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? जहां पर वस्तुओं का विनिमय किसके साथ किया जाएगा? वस्तुओं के साथ। तो याद रखिएगा, विनिमय का मतलब होता है बदलना। अगर मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूं तो उसके बदले में मुझे कुछ बेचना पड़ेगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि वस्तु खरीदने के बदले मुझे वस्तुओं को ही बेचना पड़ता था, और इसलिए इसका नाम पड़ा वस्तु विनिमय प्रणाली। पर वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां थी। एग्जामिनेशन पर्पज से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। पर आपको मुद्रा जानने के लिए पता होना चाहिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। तो मैंने 5 पॉइंट में लिखा। सबसे पहले हमारे पास आता है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। दोहरा संयोग क्या होता है कि मुझे जिस चीज की आवश्यकता है वो आपके पास होनी चाहिए, और आपके आवश्यकता की चीज मेरे पास होनी चाहिए। मतलब जब तक हम दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे, हमारे बीच में विनिमय होना संभव ही नहीं है। मान लीजिए मुझे चावल खरीदना है और आपके पास चावल उपलब्ध है, और मान लीजिए उसके बदले में आपको गेहूं की आवश्यकता है, लेकिन मैं तो सब्जी का दुकानदार हूं, मैं सब्जी आपको दे सकता हूं पर मैं आपको गेहूं नहीं दे सकता। तो हमारे बीच में लेन देन नहीं हो सकता। लेन देन तभी संभव है जब हम दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करें। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा मूल्य मापक का अभाव। आज की डेट में आप हर चीज के मूल्य को माप सकते हैं, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है, पर उस समय में मूल्य को मापना संभव नहीं होता था। 1 किलो चावल के बदले में आपको कितने किलो आलू दूं, तो इसे मापना संभव नहीं था। तो मूल्य मापक का अभाव एक बहुत बड़ी समस्या हमारे पास थी। तीसरी समस्या हमारे पास थी स्थगित भुगतानों का अभाव। स्थगित भुगतानों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भविष्य में किए जाने वाले भुगतान, जिसे आप कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट बोल सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर की सफेदी करवानी है, तो आपने लेबर को 1 हफ्ते के लिए हायर किया, तो 1 हफ्ते के बाद आप उन्हें भुगतान करेंगे काम होने के बाद। तो इसे क्या बोला जाता है? स्थगित भुगतान। स्थगित यानी जो अभी तक नहीं किया गया, रुका हुआ है, जिसे आप यहां पर भविष्य के भुगतान भी बोल सकते हैं। तो यहां पर इसका बहुत अभाव होता था। तो आपको चाहिए चावल सफेदी करने के बदले में, पर मैं आपको कहता हूं मेरा पंखा उतार कर ले जाओ। हम दोनों एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो पाते, तो हमारे बीच में लेन देन नहीं हो पाता। नेक्स्ट वन आपके पास आता है मूल्य संचय तथा हस्तांतरण का अभाव। संचय का मतलब जमा करना। उस समय में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती थी कि वस्तुओं को संचय नहीं किया जा सकता, वस्तुओं को जमा करना कम संभव था। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जो वस्तुओं का जीवन काल होता था वो बहुत कम होता था। दूसरी समस्या ये थी कि वस्तुओं का संचय करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता होती थी। इसी प्रकार से हस्तांतरण का अभाव था, जहां पर वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता था। तो हस्तांतरण एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि हस्तांतरण के दौरान टूट फूट हो जाती थी, जिसकी वजह से हमारी जो सेटिस्फेक्शन थी, उस वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि वो कम हो जाती थी। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा विभाज्यता का अभाव, जहां पर वस्तुओं को विभाजित करना संभव नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर मैं अपनी कार को बेचना चाहता हूं तो मुझे पूरी कार बेचकर ही फायदा, मैं कार के टुकड़े करके नहीं बेच सकता।
तो यहाँ पर वस्तुओं को विभाजित करना आपके लिए संभव नहीं होगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लेन देन में बहुत कठिनाई होगी। तो ये सारी समस्याएं थी जो वस्तु विनिमय प्रणाली के दौरान आती थी, और हर किसी ने गुहार लगाई कि पैसा चाहिए, तो मुद्रा आपके पास आया और वस्तु विनिमय प्रणाली से हम चले मौद्रिक प्रणाली की तरफ। मौद्रिक प्रणाली आप नाम से ही समझ चुके होंगे, जहां पर अब मुद्रा से हम विनिमय करेंगे। अब मुझे वस्तुओं के बदले वस्तु बेचने की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे मुद्रा की आवश्यकता है। तो पहले आपको यह समझना है जी मुद्रा का मतलब क्या होता है। मैंने दो परिभाषाओं में लिखने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने लिखा जो वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के रूप में सर्वमान्य स्वीकार किया जाता है। तो याद रखिएगा, वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के रूप में सर्वमान्य स्वीकार। सर्वमान्य स्वीकार का मतलब क्या होता है कि सभी के द्वारा, तो जिसे हर कोई मानने लग जाए विनिमय करने के रूप में, वही क्या बन जाती है आपके लिए मुद्रा। यानी हर कोई जिसे स्वीकार कर बैठे वो आपके लिए मुद्रा है। दूसरी परिभाषा आपके पास है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यानी पैसे का काम सिर्फ पैसा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो मुद्रा क्या काम करती है, सबसे पहले वो विनिमय का काम करती है। विनिमय का मतलब होता है जरिया। पहले आपके पास कोई जरिया नहीं था, वस्तु के बदले में वस्तु ही बेचना पड़ता था, पर अब मुद्रा एक जरिया बन गया, जहां पर अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो बदले में अब आपको वस्तु बेचने की जरूरत नहीं है, आपको मुद्रा देनी पड़ेगी। तो मुद्रा ने विनिमय का कार्य किया। दूसरा, मुद्रा आपके लिए मापक बना। अब हर चीज का एक मूल्य है, तो हर चीज को हम दूसरे में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, अब हम आराम से दो वस्तुओं के मूल्य को माप सकते हैं, पहले की तरह अब समस्या हमारे पास नहीं है। तीसरा आता है स्थगित भुगतानों का मान। भविष्य में किए जाने वाले भुगतान जो यहाँ पर असंभव लगते थे, यहाँ पर संभव हो गए। और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि पैसे का मूल्य हमेशा टिकाऊ होता है। 100 रुपए का नोट कल भी 100 रुपए का था, आज भी 100 रुपए का है और कल भी 100 रुपए का होगा। स्थगित भुगतान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और लास्ट वन मैंने लिखा संचय के रूप में कार्य करता है। मुद्रा को जमा करना बहुत ही सरल है। मुद्रा को जमा करने से उसके मूल्य में कोई कमी नहीं होती, पर वस्तु को जमा करने से उसका मूल्य धीरे धीरे घट जाता है। दूसरी चीज, मुद्रा को संचय करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है, पर वस्तु को संचय करने के लिए आपको जगह की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपके पास मुद्रा है। आई रिपीट अगेन, सबसे पहले आपने किया मुद्रा वो होती है जो विनिमय के रूप में सर्वमान्य स्वीकार की जाती है। या मुद्रा वो होती है जो चार कार्य करती है। सबसे पहले आपके लिए एक विनिमय का कार्य करेगी, एक मापक का काम करेगी, स्थगित भुगतानों का मान बनेगी, और लास्ट में आप उसे संचय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है मुद्रा पूर्ति यानी कि मनी सप्लाई। अब मुद्रा पूर्ति क्या होती है, तो यहां पर मैंने परिभाषा से सिंप्लीफाई किया। इससे अभिप्राय समय के एक निश्चित बिंदु पर देश के लोगों के पास मुद्रा के कुल स्टॉक से है। तो देखिए परिभाषा बहुत ही सरल है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैंने लिखा इससे अभिप्राय समय के एक निश्चित बिंदु पर देश के लोगों के पास मुद्रा के कुल स्टॉक से है। यानी कि हमारे लोगों के पास जितनी भी मुद्रा का कुल स्टॉक है उसी को मुद्रा पूर्ति कहा जाता है। तो अगर मैं इस परिभाषा को सरल करने की कोशिश करूं तो देखिए शब्दों से हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, और राष्ट्रीय वाले अध्याय में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो भी समय के निश्चित बिंदु पर मापा जाता है वो एक स्टॉक चर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मुद्रा पूर्ति एक स्टॉक चर है या प्रवाह चर है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक स्टॉक चर है। क्यों, क्योंकि समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। देश के लोगों के पास, तो याद रखिएगा देश के लोगों का मतलब क्या है, यहां पर हम बात करेंगे मुद्रा उपभोगकर्ता की। यानी कि जो पैसे का उपभोग करता है उसी को हम यहाँ पर देश के लोगों की बात कर रहे हैं। याद रखना मुद्रा का उपभोगकर्ता कौन होता है, तो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग दो लोग मुद्रा का उपभोग करते हैं। एक हमारे पास आता है व्यक्ति और दूसरा हमारे पास आता है फर्म।
तो याद रखिएगा, उपभोक्ता और उत्पादक इन दोनों को हम उपभोगकर्ता मानते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा समय के निश्चित बिंदु पर देश के लोगों का मतलब जो मुद्रा का प्रयोग करते हैं उसका उपभोग करते हैं। तो हम यहाँ पर व्यक्ति की बात करें, हम यहाँ पर फर्म की बात करें। याद रखना यहाँ पर उनको शामिल नहीं किया जाता जो मुद्रा का उत्पादन करते हैं, जो बनाते हैं। बनाने का काम भारत में कौन करती है? तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट बनाती है, उसके बाद भारतीय सरकार जो 1 रुपए का नोट और सिक्के बनाती है, और तीसरा व्यवसायिक बैंक जो नोट तो नहीं छापती लेकिन वो साख का निर्माण जरूर करते हैं। तो इन तीनों को मुद्रा पूर्ति का भाग नहीं माना जाता। आई रिपीट अगेन, ऑलवेज रिमेंबर, मुद्रा पूर्ति में सिर्फ उन्हीं को मानेंगे जो मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं, के पास मुद्रा के कुल स्टॉक से है। कुल स्टॉक का मतलब टोटल आपके पास कितना पैसा है, इसमें सिक्के और नोट वो सारी चीजें आ गई जो आपके पास है। तो मुद्रा पूर्ति इन अ शॉर्ट टर्म सिर्फ ये होता है कि समय के निश्चित बिंदु पर हमारे लोगों के पास मुद्रा का टोटल कितना स्टॉक है, उसी को मुद्रा पूर्ति कहा जाता है। अब हम चलते हैं मुद्रा पूर्ति के माप की तरफ। अब मुद्रा पूर्ति को मापने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे करती है? तो उन्होंने 4 मापक रखे हुए। पहला मापक है M1, दूसरा है M2, तीसरा M3 और चौथा है M4। और इनको इनकी तरलता के आधार पर विभाजित किया जाता है। आपके मन में सवाल आएगा, तरलता का मतलब क्या होता है? तरलता जिसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं, यानी कोई चीज कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, नकद के रूप में आपके पास आ जाएगी, उसे तरलता कहा जाता है। तो सबसे तरल हमारे पास आता है पहला M1, और एग्जामिनेशन पर्पस से यही सिर्फ आपके सिलेबस में है, बाकी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। तो M1 की बात करते हैं। M1 जिसका फॉर्मूला है C प्लस DD प्लस OD। अब यहाँ पर C का मतलब क्या होता है? C का मतलब हो गया करेंसी। तो याद रखिएगा, मैंने लिखा जनता के पास कुल करेंसी, आपके पास कितनी करेंसी है? करेंसी का मतलब सिक्के भी होते हैं और नोट भी होते हैं। भारत के अंदर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, और 1 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट है। तो जनता के पास टोटल जितना पैसा है, चाहे सिक्के के रूप में चाहे नोट के रूप में, वो सी का पार्ट माना जाता है। आगे मैंने यहाँ पर ये लिखा कि ये सभी करेंसी, चाहे वो सिक्के हो चाहे वो नोट है, आदेश मुद्रा होते हैं। आदेश मुद्रा का मतलब क्या होता है? कानूनन मुद्रा। तो एक ऐसी मुद्रा जो कानूनी रूप से आपको माननी पड़ेगी, आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते, आप इस पैसे को लेने से मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसे आदेश दिया है पैसा मानने पर। आदेश मुद्रा इसलिए इसका नाम है, जिसे आप कानूनी मुद्रा भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सी का मतलब करेंसी विद पब्लिक, जनता के पास कितना पैसा, चाहे सिक्का चाहे नोट, वो सारी चीजें आती हैं और आपको स्वीकार करनी ही करनी पड़ेंगी जी। क्यों? क्योंकि वो आदेश मुद्रा है, आपके बस का नहीं है कि आप मना कर दें स्वीकार करने से, इसलिए उसका नाम आदेश मुद्रा। दूसरा आपके पास आता है डीडी, और डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट्स, मांग जमाएं। तो मैंने लिखा व्यवसायिक बैंकों के पास शुद्ध मांग जमाएं। याद रखिएगा, किसके पास? व्यवसायिक बैंक, यानी कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास जो आपकी शुद्ध मांग जमाए हैं। पहले आपको ये समझना है शुद्ध का मतलब क्या होता है, जिसमें अंतर बैंकिंग लेन देनों को नहीं लिया जाता। अंतर बैंकिंग का मतलब 2 बैंकों के बीच जो लेन देन है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम शुद्ध मांग जमाओं की बात करें जो जनता ने आपके पास करवाया। अब सवाल आता है मांग जमाओं का मतलब क्या होता है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है। याद रखिएगा, वो जमाएं जिसकी मांग आप कभी भी कर सकते हैं, वो मांग जमाएं हैं। आई रिपीट अगेन, वो जमाएं जिसकी मांग आप कभी भी कर सकते हैं, वो आपकी मांग जमाएं हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, जिसे किसी भी समय मांगने पर चेकों द्वारा निकलवाया जा सकता है। जो चेक होता है, तो चेक से आप कितना भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जितना आपके पास है। तो याद रखिएगा, इसी को नाम दिया गया मांग जमा। हमारा जो चालू खाता होता है, करंट अकाउंट, हमारा जो बचत खाता होता है, सेविंग अकाउंट, उस पैसे को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द डीडी। तीसरा आता है ओडी, और ओडी का मतलब क्या होता है? आरबीआई के पास अन्य जमा है। तो याद रखिएगा, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में एक्सटेंडेड पार्ट में बताऊंगा।
मैंने आपको समझाया M1 के बारे में, फॉर्मूला था C प्लस डी डी प्लस ओडी। C का मतलब जनता के पास कितना, DD का मतलब जनता का पैसा बैंकों के पास कितना, और कौन सा पैसा जो शुद्ध मांग जमाए होंगी, और OD का मतलब RBI के पास अन्य जमाएं होती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया M1 के बारे में, और OD हमारा रह गया था, तो OD आगे लेकर चलता हूं। आरबीआई के पास अन्य जमाएं जिसे हम अदर डिपॉजिट्स यानी कि ओडी बोलते हैं। अब आरबीआई के पास किन की जमाएं होती हैं, तो 3 डिफरेंट पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। सबसे पहले सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं, तो भारत की जो भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे कि नाबार्ड हो गया, आईएफसी, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, इन्होंने जो आरबीआई के पास मांग जमाएं कर रखी हैं वो ओडी का पार्ट माना जाता है। इसी तरीके से विदेशी सरकार ने या विदेशी केंद्रीय बैंक ने अगर हमारे आरबीआई के पास कुछ मांग जमाएं कर रखी हैं तो वो भी इसका हिस्सा माना जाता है। और तीसरे में मैंने लिखा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, जैसे कि आईएमएफ है जिसे आप अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, या डब्ल्यूबी है जिसे हम विश्व बैंक बोलते हैं। तो इन्होंने आरबीआई के पास जो भी मांग जमाएं की हुई है वो भी इसी का हिस्सा माना जाता है। तो ओडी के अंदर 3 चीजें, सबसे पहले इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसी तरीके से आपके पास फॉरेन बैंक, फॉरेन सेंट्रल बैंक, और तीसरा आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसी प्रकार से M2, M3 और M4 है। जब हम M2 की बात करते हैं तो हमने लिखा M1 यानी C प्लस DD प्लस OD आ चुका है, और किसको जोड़ना है, तो पोस्ट ऑफिस की बचतें। हाँ जी, हमारी बचतें पोस्ट ऑफिस में भी होती हैं, तो आपने जो पोस्ट ऑफिस में पैसा बचाया हुआ है वो भी M2 का पार्ट माना जाता है। फिर आते हैं M3 की तरफ, और M3 में फिर से M1 आया। आप जानते हैं C प्लस DD प्लस OD, प्लस में मैंने लिखा व्यवसायिक बैंकों की सावधि जमाएं। सावधि का मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। M1 में आपने किसको लिया था, डिमांड डिपॉजिट, जिसे हम मांग जमाएं बोलते हैं, जिसे आप कभी भी निकाल सकते हैं। पर सावधि जमाएं एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है, तो उसे आप अपनी मर्जी से नहीं निकलवा सकते। लास्ट वन आते हैं M4 की तरफ, और M4 क्या होगा, जिसमें सब कुछ आ गया, तो हमने लिखा M3। M3 में आप जानते हैं क्या क्या आ चुका है, M1 प्लस में सावधि जमाएं। बच क्या गया जी, पोस्ट ऑफिस, तो आपने क्या जोड़ा, पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएं, लेकिन एनएससी को छोड़कर, एनएससी क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कभी भी इसका भाग नहीं माना जाता। यहां पर मैंने कुछ नोट्स आपके लिए लिखे हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। मैंने लिखा M1 सबसे तरल है जिसे आप कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से M4 आपका सबसे कम तरल माना जाता है। सबसे पहले M1 होगा, फिर M2, फिर M3, और सबसे लास्ट में कौन होगा, M4। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा हमारे लिए बेहतर माना जाता है मापक, वो M3 को माना जाता है, जिसे हम समग्र मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं, याद रखना। तो एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज बोला जाता है M3 को। इसी प्रकार से नेक्स्ट नोट, जहां पर मैंने लिखा M1 और M2 को मुद्रा की संकुचित अवधारणा माना जाता है। संकुचित का मतलब छोटी, लघु अवधारणा, और जो M3 और M4 है उसे हम अपनी विस्तृत अवधारणा मानते हैं, यानी कि बड़ी अवधारणा। फिर से रिपीट करता हूं, M1 और M2 छोटी अवधारणाएं मानी जाती है, और M3 और M4 को हम विस्तृत अवधारणाएं मानते हैं। चलिए, तो लास्ट करते हैं आज की क्लास, और लास्ट टॉपिक आपके पास आता है उच्च शक्तिशाली मुद्रा, जिसे आप हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। अब उच्च शक्तिशाली मुद्रा का मतलब क्या है, क्या इस नोट में ज्यादा शक्ति है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा बहुत ही आसान शब्दों में 2 परिभाषाएं मैंने लिखी, जो आपको अच्छी लगे आप लिख सकते हैं। मैंने लिखा इससे अभिप्राय आरबीआई तथा सरकार के कुल मौद्रिक दायित्व से है। तो आपकी जो लायबिलिटी है उस टोटल लायबिलिटी को ही क्या बोला जाता है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा। इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा मैंने लिखी, आरबीआई तथा सरकार के कुल उत्पादित मुद्रा से है। तो जितनी भी मुद्रा का उत्पादन आप करते हैं, तो उन सभी मुद्रा की बात कर रहे हैं, वो क्या मानी जाती है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा। उच्च शक्तिशाली मुद्रा जिसे डिनोट किया जाता है H के साथ, और इसका फॉर्मूला होगा C+R। याद कीजिए, मुद्रा पूर्ति जहां पर M1 का फॉर्मूला आपने लिखा था C प्लस DD प्लस OD। OD को हम कई बार छोड़ देते हैं क्योंकि उसका मूल्य बहुत कम है। तो ध्यान दीजिए, M का फॉर्मूला बना C प्लस DD, और यहां पर H का फॉर्मूला क्या बना, C+R।
सी का मतलब जनता के पास जो करेंसी है वो चलने की गारंटी किसकी, आरबीआई की, तो याद रखिएगा वो पहला दायित्व है। सेकेंड वन हमारे पास आता है रिजर्व, आर का मतलब हो गया रिजर्व जिसे हम कोष बोलते हैं। तो आपने जो बैंकों में मांग जमाएं की हैं उन मांग जमाओं का एक निश्चित अनुपात बैंकों को कहां पर रखना पड़ता है, कोष में, उसी को क्या बोला जाता है, रिजर्व। ये आप दो तरीके से रखते हैं, एक हिस्सा आप आरबीआई के पास रखते हैं जिसे हम सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा हिस्सा आप स्वयं के पास रखते हैं जिसे हम बोलते हैं एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इनके बारे में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे की क्लासेस में दूंगा। अभी तक के लिए आपको ये याद रखना है एच का फॉर्मूला C+R। तो यहां पर हमने आज की क्लास खत्म की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और वीडियोस बनाने की। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।